नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा है। वहीं सीएम धामी ने अल्मोड़ा आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल तक रोड शो किया है और जहां लोगों से सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया है और फूलों की वर्षा भी उनके ऊपर की गई है। वहीं अगर सीएम धामी के पूरे दिन के कार्यक्रम की बात की जाए तो सीएम धामी रोड शो के बाद सदाई आरबीआई परिसर हावला बाग जाएंगे और फिर कलश यात्रा के साथ प्रस्थान कर महोत्सव में पहुंचेंगे, जिसके बाद धामी आजीविका महोत्सव 3.0 के लाभार्थियों से भी भेंट करेंगे और वहीं कार्यक्रम में पहुंचकर शिल्पकार गैलरी और विभागीय स्टॉल्स का सीएम निरीक्षण करेंगे। वहीं शिल्पकारों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही सीएम अल्मोड़ा में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मातृशक्ति आजीविका महोत्सव में दीदी भूली हाथ लगाल और उत्तराखंड हॉल अमृत काल कार्यक्रम में भी सीएम प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद सीएम आईटीबीपी हेलीपैड से चंपावत के लिए रवाना हो जाएंगे। धामी का दौरा है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा में इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और जहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। आज उनका अल्मोड़ा में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे और पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने पुष्प वर्षा भी की है और इस दौरान तमाम नेता और मंत्री भी पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा से। देख सकते हैं किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बताते चले कि अब बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी में अब स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हल्द्वानी घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान सिंह का बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। बाहरी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, केवल बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिसमें 16 लोगों को नामजद दिखाया गया है, बाकी अज्ञात बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी की जांच की जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान भी की जा रही है और इस घटना में 5 लोगों की मौत की भी खबर है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी घायल हैं इस पूरी घटना में। केंद्रीय सुरक्षा बल भी यहां तैनात किया गया है, पीएसी भी तैनात की गई है और दूसरी तरफ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा पर एसएसपी नैनीताल पीएन मीना का भी बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश लगातार जारी है और कई जगह पर छापे भी मारे जा रहे हैं। लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जा रही है। बताते चले कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और एसएसपी के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उन्होंने कहा है कि 5000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया जा चुका है। अब लगातार सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जा रही है और जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और इसी माध्यम से लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है इलाके में, लेकिन अन्य जो जिले हैं वहां से कर्फ्यू हटा दिया गया है। फिलहाल आपको बताते चले कि हल्द्वानी में जो घटना हुई उसके बाद से आसपास के जो जिले हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी अलर्ट पर पुलिस है। तो ये तमाम
तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एफआईआर की कॉपी है जिन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से पैनी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है संवेदनशील इलाकों की। वहीं पुलिस फोर्स पूरी तरीके से इलाके में तैनात नजर आ रही है। तो अंशुमान सिंह जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनका भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति जो है वो अभी सामान्य है इलाके की। कर्फ्यू में अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का नया आदेश भी जारी किया है और फिलहाल अब इलाके में शांति है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से माहौल बिगड़ा और पथराव की भी तस्वीरें आपने देखी, आगजनी की तस्वीरें देखी, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और इसके साथ ही भारी नुकसान भी इलाके में हुआ। 5 लोगों की मौत की भी खबर है। इस पूरी घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बनभूलपुरा की सीमाओं में जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है और कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। तो इलाके में अभी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएसी की टुकड़ियां भी इलाके में तैनात कर दी गई हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स गश्त भी कर रही है। इस खबर पर अजय पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय पांडे, हल्द्वानी में अब स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय स्थिति काफी सामान्य बनी हुई है। पुलिस प्रशासन चारों ओर मुस्तैद है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बाहरी इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था वहां से कर्फ्यू हटाया जा रहा है, यानी कि कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज शासन स्तर से एक निर्देश जारी हुआ है कि जो ये घटना हुई है उसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए और इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को अधिकृत किया गया है और वो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है इसके पीछे कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, किन लोगों ने अन्य लोगों को भड़काने का काम किया है और उपद्रव आगजनी में ये जो तमाम नाम, जैसे कि अभी आपने बताया कि 19 लोगों को नामजद किया गया है और इसके अलावा 5000 से अधिक के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो इन सभी लोगों की जांच होगी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी प्रशासन के लोग जो है वो जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर मुस्तैद है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया, क्योंकि हर तरफ से हर जगह से यही अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस घटना को लेकर के सबने चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे सामाजिक संगठनों की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, सबने ये कहा है कि ये जो घटना हुई है इसकी निंदा की जानी चाहिए। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जो घायल थे उन सभी लोगों से बातचीत की, उनके हालातों को जाना और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी प्रमुखता में रखा जाए। डीजीपी पहुंचे मौके पर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री तो मौके पर पहुंचे ही। उसके अलावा जो तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन सभी लोगों को एक ही बात मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अगर कोई अवरोध आता है, कोई गतिरोध आता है, जो लोग आड़े आते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, इस समय माहौल अभी शांतिपूर्ण है और पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर जहां पर भी दंगा भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं या जहां पर ऐसी स्थिति हो सकती है वहां पर प्रशासनिक अमले के
लोग जो है वो मौके पर पहुंचे और सभी लोगों से अपील की है कि इस तरह की स्थितियां ना हो। और जो तमाम धार्मिक लोग हैं उन लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप भी अपने स्तर से अपील करें, लोगों को समझाएं कि अगर कोई दंगे जैसी स्थिति करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शासन प्रशासन की ओर से की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को तुरंत संज्ञान में लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको बार बार उनसे फीडबैक लेते रहे, उनको दिशा निर्देश देते रहे कि वो किस तरह से काम करें ताकि इस स्थिति को जितनी हुई है वहीं पर रोक दिया जाए, इसको और ज्यादा न भड़कने दिया ठीक है। अजय पांडे, देखिए कानपुर में हिंसा हुई थी, अभी पिछले दिनों राजस्थान में हुई, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह हुई, लेकिन मास्टरमाइंड कोई ना कोई होता है। इस घटना के पीछे अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर कौन मास्टरमाइंड रहा? क्योंकि भारी तादाद में जो वीडियो वायरल हुए उसमें देखने को मिला कि भारी तादाद में लोग हिंसक हो उठे, उन्होंने आग लगाई तमाम गाड़ियों को और तमाम पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। तो ऐसे में जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि 5 लोगों का आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया कि आखिर उनका आका कौन था? देखिए, अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि साजिश के पीछे कौन कौन लोग रहे हैं। हालांकि जो जिलाधिकारी हैं वंदना सिंह, उन्होंने कल ही साफ कर दिया था कि ये जो साजिश हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत हुई है, पहले से तैयारी थी। उन्होंने एक बात साफ तौर पर पहले ही कह दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रशासन को ये जानकारी हो गई थी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं, पहले साजिश किसने रची है, तो जाहिर है कि प्रशासनिक अमला अभी इस बात को छुपाए हुए है, अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। सिर्फ ये है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जो ये तमाम लोग जो पकड़े गए हैं अभी इनसे खाली पूछताछ की जा रही है। देखिए, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई थी, हमको सूचना मिली है कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी उसको जिला प्रशासन ने दरकिनार कर दिया, उस पर अमल नहीं किया। इंटेलिजेंस ने अपने रिपोर्ट में दंगा भड़कने जैसी स्थिति को लेकर के स्पष्ट किया था कि अगर वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उनको अपने साथ प्रशासन नहीं लेता है तो जाहिर है इस तरह की घटना हो सकती है। देखिए, अजय पांडे, मैं यही सवाल आपसे नेक्स्ट करने वाला था कि आखिर इंटेलिजेंस कहां था? आपने बताया जिस तरीके से इंटेलिजेंस ने पहले ही अवगत जिला प्रशासन को कराया था, क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को जिला प्रशासन ने नजरअंदाज किया, इसी वजह से ये तमाम चीजें देखने को मिली हमें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिलाधिकारी ने जब अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये जो घटना हुई है ये त्वरित नहीं है, इसके पीछे कुछ लोग जरूर थे और ये पहले से रणनीति बना करके इसको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी पहले से की गई थी कि किस तरह से अगर वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो कैसे उससे निपटा जाएगा, कैसे वहां पथराव किया जाएगा, कैसे उन लोगों को वहां से भगाने का काम किया जाएगा। तो ये देखिए बहुत बड़ी एक साजिश रही है और जिला प्रशासन इस बात को लेकर के इस साजिश को भांपने में, समझने में नाकाम रहा है। और जिस तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, इंटेलिजेंस के लोगों ने कहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो वहां पर इन लोगों ने उसको दरकिनार किया। यही बड़ी एक लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि चाहे हम पुलिस मुख्यालय की बात करें, चाहे डीजीपी की बात करें, चाहे हम मुख्य सचिव की बात करें, सभी लोगों का ये कहना है कि हम इस स्तर पर इस चीज को बाद में आकलन करेंगे कि अगर गलतियां कहाँ रही, खामियां कहाँ रही, लेकिन जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अभी मुख्य सचिव के स्तर से दिया गया है और कुमाऊं कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, 15 दिन का समय जरूर लगेगा कि कुमाऊं कमिश्नर की ओर से क्या रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, वो क्या बताते हैं कि आखिर किसकी कमी रही, कहाँ खामियां रही है जिसकी वजह से ये स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं एक बात और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की ओर से भी तमाम जो नेता है आज राजभवन गए थे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उनको भी अपना जो ज्ञापन दिया है उसमें भी विपक्ष की ओर से यही कहा गया है कि हमारी इंटेलिजेंस फेल रही, इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी उसका प्रशासन की ओर से उस पर अमल नहीं किया गया। आखिर ये तालमेल की कमी क्यों देखने को मिली, आखिर यहाँ पर चूक कैसे हुई? एक तो एक बड़ी बात, दूसरी बात है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है ये एक बड़ा सबक है अपने आप में, क्योंकि अभी तक हल्द्वानी में कभी भी इस तरह की कोई बड़ी घटना देखने को, सुनने को नहीं मिली थी।
हमने शहर काजी से भी बातचीत किया था देहरादून के, उन्होंने भी यही कहा कि हम अमन चैन चाहते हैं, सभी लोग मिलजुल करके रहें। उन्होंने भी अपील की है, मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी स्थानीय लोगों से अपील की है। उन्होंने भी यही बार बार कहा है कि किसी के साथ अहित नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, लेकिन नियमों का पालन तो करना होगा सभी लोगों को। बिल्कुल अजय पांडे, नियमों का पालन करना होगा और करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खबर पर नजर लगातार बनाए रखिए। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है और कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो लोग अभी फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हल्द्वानी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह घटना काफी दुखद है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा है और यहां कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, क्योंकि यहां शांति, सद्भाव और अमन का वातावरण रहा है और यह पहली घटना है जो कि कोर्ट के आदेश पर प्रशासन उस मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने सीएम से अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ नहीं आया और इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुई बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और लोगों से शांति, संयम बरतने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस घटनाक्रम की जब पूरी जानकारी आएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपको बताते चले कि हरीश रावत ने सिलकुड़ और BHEL में रोजगार को लेकर पदयात्रा निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ BHEL से जुड़ी यूनियनों के कर्मचारी मौजूद रहे हैं और जिसको लेकर हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के राज्य में श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके चलते फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या कम हो रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। साथ ही हरीश रावत ने सरकार से श्रम कानून में बदलाव करने के साथ सिडकुल और BHEL में रोजगार बढ़ाने की मांग भी की है। असल में सिडकुल में बहुत शोषण हो रहा है और दूसरी तरफ अंधेरगर्दी भी हो रही है। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कितने संस्थान बंद हो गए हैं, स्ट्रेंथ अपनी आधी घटा करके कम कर दी है। उधर BHEL में भी वही स्थिति है। 2016 में जितने लोग काम कर रहे थे आज उसका 1/4 रह गए हैं। तो ये इससे क्या है, हमारी धरती में उद्योग लगे हैं और मगर इस धरती के बेटों का शोषण हो तो वो उचित नहीं है। तो हम उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ताकि जो उत्पीड़न हो रहा है कर्मचारियों का, श्रमिकों का, वो उत्पीड़न रुके। और ये सब कर्मचारी संगठनों के लोगों ने और सभी ये सर्वदलीय सर्वसोच के जितने लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, वो सब इसमें क्या चाहते हैं कि शोषण उत्पीड़न बंद हो और जो श्रम कानून है उनका कड़ाई से पालन हो और श्रम कानूनों में ऐसी तब्दील की जाए जिस तब्दील के जरिए जो है कोई फैक्ट्री बंद करने से पहले DM और शासन से इजाज़त लेना आवश्यक हो, जो पहले था, जिसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया। श्रम कानून को मोदी जी की सरकार ने बहुत डाइल्यूट कर दिया, पूंजीपतियों के हित में कर दिया। उसका दुष्प्रभाव आज हमारे श्रमिक जगत को, श्रमिकों को झेलना पड़ रहा है। क्या BHEL को लेके भी BHEL में एक तो ये चिंताजनक बात है कि ऑर्डर कम मिल रहे हैं BHEL को और स्ट्रेंथ BHEL में कर्मचारियों की बहुत ही कम हो गई है। उससे सभी वर्गों को जो है, स्थानीय लोगों को भी नुकसान हो रहा है और जो आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ
राज्य सरकार कह रही है कि फैक्ट्री के कुछ ज़मीन को लेना चाह रही है, जो BHEL की ज़मीन है, और उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाह रही है। उससे भी हम चिंतित हैं कि आखिर इसका मतलब है BHEL कहीं वाइंड अप करने का षड्यंत्र तो नहीं है केंद्र सरकार का? वो षड्यंत्र के तहत तो जमीन नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री धामी के अल्मोड़ा पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौहान पाटा में सड़क जाम कर दी है और अंकिता भंडारी हत्याकांड, UK-AAC घोटाला और इसके साथ केदारनाथ सोना चोरी सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके पर गिरफ्तार भी कर लिया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी देखने को मिली। और जो UCC का मामला है और जो UK-AAC भ्रष्टाचार करने का जो काम किया है। इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और SP को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। वहीं ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हल्द्वानी में मौके पर पहुंच गए थे और वहां के हालातों को लेकर उन्होंने जायजा लिया और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने अपील की। देखिए, मैं कल घटनास्थल पर गया था हल्द्वानी और लोगों से मिला हूँ, कुछ जानकारियाँ ली हैं। बहुत ही अफसोसजनक घटना है। ये घटना प्रशासन वर्सेस पब्लिक है और जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, अन्य के द्वारा कि हिंदू मुसलमान झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रशासन की चूक का मामला है और प्रशासन की चूक की वजह से पब्लिक और प्रशासन के बीच का ये संघर्ष है। एक धार्मिक स्थल को तोड़ने को लेकर ये घटना घटी है और हमारा अनुभव ये कहता है यूपी के टाइम से लेकर और हिंदुस्तान में जितनी ऐसी घटनाएं घटी, कभी भी धार्मिक स्थलों को जब इस तरीके से ध्वस्त किया जाता है तो वहाँ के जिम्मेदार लोगों को, वहाँ के प्रभावशाली लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, LIU को डिप्यूट किया जाता है, अन्य लोगों को वहाँ डाला जाता ताकि घटना की जानकारी ठीक से हो सके और उसके बाद पूरा जो सेफ्टी मेजर्स उनका ध्यान रखा जाता है। वहाँ PSC को तैनात किया जाता है, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाता है, तब कार्रवाई थी। इस कार्रवाई में अगर आप ध्यान देंगे 4 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई। एक ऐसे अधिकारी ने इसको लीड किया जो तहसीलदार भी वहीं बनता है, SDM भी वहीं बनता है, अनेकों पद में पिछले 16 साल से वो वहीं है। और उसकी भाषा को मैं देख रहा था कहीं पर वीडियो में, वो एक महिला अपना कागज़ दिखा रही है, उससे कह रहा है कि इसको शहद में डाल के चाट ले। मतलब इस तरीके की भाषा एक नौकर, क्योंकि ये नौकर हैं पब्लिक के, ये मालिक नहीं है पब्लिक के, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। उनको बोलने की तहजीब तमीज़ होनी चाहिए, वो भड़काऊ। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में जल्द ही नई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे आवागमन के लिए लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। और इन सभी बसों का संचालन टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के बीच किया जाएगा। बताते चले कि देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने बताया है कि इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन नई बसों के संचालन से जनता को सहूलियत तो मिलेगी ही, वहीं बताते चले कि वहीं सस्ते दामों पर बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। आपको बताते चले कि उत्तराखंड परिवहन निगम को प्रदेश में 100 नई बसों के संचालन के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही सभी रूटों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। देखिए, ये सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि जितने भी पहाड़ी मार्ग हैं, चाहे वो देहरादून से ऋषिकेश टिहरी हो या डायरेक्ट यहाँ से उत्तरकाशी हो या फिर मैदानी क्षेत्र जैसे लक्सर और रुड़की हो, ऐसी परिवहन सेवाएं दी जाए, ऐसी बसों का संचालन करवाया जाए जिससे कि लोगों को सस्ते दामों पर बहुत अच्छी बसेस मिले
और ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ऐसे वाहन उपलब्ध हों जिससे कि वो आना जाना हो सके। इसके लिए हम लोगों का प्रस्ताव शासन में चल रहा है और जल्दी ही इस पे आने वाले दिनों में निर्णय होने वाला है, जिसके अंतर्गत और बसों को इन क्षेत्रों में चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। देखिए, रुड़की में बीजेपी हरिद्वार ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रभात चौधरी ने एक होटल में प्रेस वार्ता की है और बीजेपी आलाकमान के नाम एक पत्र लिखकर मंगलौर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है, जहां उन्होंने कहा है कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। आपको बताते चले कि पिछले महीने मंगलौर विधानसभा से विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर मंगलौर सीट खाली हो गई है और जिसको लेकर तमाम पार्टियां मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। लेकिन अब बसपा और कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी से मंगलौर उपचुनाव में अभी कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारों की कमी नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है देहरादून से, जहां आपको बताते चले कि सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हुआ है। तालाब में डुबाकर युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में मिले शव के बाद हंगामा भी हुआ है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, जहां ये शव हत्या कर फेंका गया था और इस हत्या को अंजाम युवक के दोस्त ने ही दिया था। चलिए खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।